नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है समास। समास यहाँ पर लिखा गया है और समास किसे कहते हैं आज हम जानेंगे। ये टॉपिक जो है ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं और कक्षा 12 के जो हमारे आर्ट साइड के बच्चे हैं, जो आर्ट साइड साइंस साइड के नहीं आर्ट साइड के बच्चे जो हैं, उसमें ये समाज का टॉपिक पूछता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसे कहते हैं प्रतियोगी परीक्षा, उस प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने हमारे साथी हमारे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में इतनी बेहतरीन तरीके से मैं समाज के बारे में आपको बताऊंगा कि जीवन में कभी दोबारा, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि जीवन में कभी दोबारा आपको कोई दूसरी समाज की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो आप अंत तक देखें। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक समझ में आएगा तो कृपया मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो बिना देर किए चलते हैं, अपना शुरू करते हैं बेहतरीन सा टॉपिक समास। यहाँ पर लिखा गया समास का डिफिनेशन यानी व्हाट इज द मीन्स ऑफ समास। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण का से है बच्चों, दो चीजें हैं और दो चीजों को एक पास करना, एक करना संक्षिप्तीकरण कहता है। कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। अगर कोई अधिक दो हो या दो से अधिक शब्द हो, दोनों आपस में मिल जाएं और मिलने के बाद एक नवीन, नवीन में से होता है नया, और सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई सही अर्थ हो। एक नया और एक सही अर्थ वाला कोई अगर शब्द बन जाएगा तो उसे ही हम समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास। फिर से देखो, समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखा है समास एग्जाम्पल, जैसे रसोई के लिए घर। अब इसमें देखो लिखा है रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा, कहेगा रसोई घर का समास विग्रह करिए। तो अगर समास विग्रह करेंगे तो हम बनाएंगे रसोई के लिए घर। और कहेगा अगर रसोई के लिए घर को समास में बदलिए तो इसका हम एकत्रीकरण करेंगे, संक्षिप्तीकरण करेंगे, तो इसी संक्षिप्तीकरण को ही रसोई घर कहेंगे। क्या कहेंगे? रसोई घर। तो रसोई के लिए घर जो है, ये रसोई के लिए घर एक समास विग्रह है और रसोई घर क्या है? समास है। तो अगर एग्जाम में हमें पूछता है कि रसोई घर का समास विग्रह करिए, तो रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा। और कहेगा रसोई के लिए घर है, इसका समास करिए, तो समास में इन दोनों को एक कर देंगे और एक करेंगे तो बनेगा क्या? रसोई घर। तो जैसे एग्जाम्पल में देखो लिखा हूँ राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र क्या है? ये समास विग्रह है। किसका समास विग्रह है? राजपुत्र का। राजपुत्र को अगर समास विग्रह में तोड़ेंगे तो पाएंगे राजा का पुत्र। आइए इसी को टॉपिक को यहाँ लिख कर मैं दिखाया हूँ। समासिक पद, एग्जाम में एक टॉपिक आता है सामासिक पद किसे कहते हैं। समासिक पद जो होता है, सामासिक शब्द जो होता है, इसी को ही हम समस्त पद कहते हैं बच्चों। लिखा हूँ कि समास के नियम के अंतर्गत निर्मित शब्द सामासिक पद कहलाते हैं या सामासिक शब्द कहलाते हैं। ये हमारा एक समास है और इस समास के नियम के अंतर्गत जो हमें पद मिलता है उसी पद को हम सामासिक शब्द कहते हैं। और अगर इसको हम तोड़ेंगे बच्चों तो समास विग्रह बन जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर देखो पोस्टमार्टम किया हूँ। पोस्टमार्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। देखो राजपुत्र जो वर्ड है, यहीं अगर रसोई घर लिख दूँ, राजपुत्र के स्थान पर रसोई घर लिख दूँ, गंगा जल लिख दूँ मैं, तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सब सामासिक पद हैं। और अगर इस सामासिक पद को हम तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब अलग करेंगे, तो इसे समास विग्रह करेंगे। विग्रह मीन्स होता है बांटना या अलग करना। जैसे राजपुत्र को तोड़ोगे तो पाओगे राजा का पुत्र। तो राजा इसमें क्या है? ये पूर्व पद है। पुत्र क्या है? ये उत्तर पद है। और ये का क्या है? ये का लोप है। लोप माने होता है गायब हो जाना। जब ये दोनों एक होंगे तो ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो राजा का पुत्र ये समास विग्रह है
राजपुत्र ये सामासिक पद है, इसी को हम समस्त पद कहते हैं। तो राजा के पुत्र में राजा क्या है, पूर्व पद है, पुत्र क्या है, उत्तर पद है, और बीच में का क्या है, ये है लोभ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सामासिक पद किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, और उत्तर पद किसे कहते हैं, और लोभ किसे कहते हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हमारे इस टॉपिक में कहा गया बच्चों समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने मेहनत करके आपके लिए लिखा है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। इसका सूत्र है, ऐसे ट्रिक भी कह सकते हैं, जिसमें अब तक दादा। अब तक दादा ये क्या है, फार्मूला है किसको याद करने का, समास के भेद को याद करने का। आ फार अव्ययी भाव समास, बा फार बहुब्री समास, ता फार तत्पुरुष समास, का फार कर्मधारय समास, और दा फार द्विग समास, और दा फार द्वंद्व समास। तो ये 6 प्रकार के हमारे समास के भेद हैं, जिसे याद करने के लिए हमें इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। अब तक दादा, अ फार अव्ययी भाव, बा फार बहुब्री, ता फार तत्पुरुष, का फार कर्मधारय, दा फार द्विग, और दा फार द्वंद्व। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक एक समास करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव, फिर बहुब्री पढ़ेंगे, फिर तत्पुरुष पढ़ेंगे, फिर कर्मधारय, फिर द्विग, फिर द्वंद्व। तो बिना देर के चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। ये देखिए नीचे आपके लिखा है मैंने, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला वर्ड आता है अव्ययी। अव्ययी में होता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग। डिफिनेशन में लिखा है मैंने, जिस समास का पहला पद, पहला पद का मतलब बताए थे ना कि आगे का जो पद होगा उसे पहला कहेंगे, पीछे का जब पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। तो पूर्व पद कहो या उत्तर पद कहो, तो आगे का जो पद है उसे पहला पद कहेंगे। और जिस समास का पहला पद प्रधान हो अथवा या और वह अव्यय हो, यानी जो पहला पद हो ना वही प्रधान हो, मुख्य वही हो, और वही अव्यय हो, अव्यय माने उपसर्ग हो, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा है यथागति। यथागति को तोड़ोगे तो यथा इसमें क्या है, अव्यय है यानी उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है गति के अनुसार। फिर तोड़ोगे आजीवन, तो आजीवन में आ क्या है, उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है जीवन भर। फिर तोड़ोगे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में से क्या होता है, प्रत्येक दिन। प्रति क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है। फिर यहाँ लिखा है निडर, क्या लिखा है, निडर। तो निडर का अर्थ क्या होता है, बिना डर का। तो नी क्या है, उपसर्ग है। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वही अव्यय हो और वही उपसर्ग होता है उसे ही हम अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे यथा, आ, प्रति और नी, ये सब क्या है, ये सब हमारा अव्यय है और यही हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो 6 में एक हो गया बच्चों। अब देखते हैं 5। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ही कठिनाई लगती है। पहले मैं इसे नोट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, फिर वीडियो बनाने के बाद इसको एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद इसको डाउनलोड करता हूँ। बच्चों तो बहुत मेहनत लगती है, और अगर इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ आपके लिए, तो आपको क्या एक मेहनत नहीं कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आप अपना कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी थी, और अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आप इतना सा अगर कर देंगे तो मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया। और आज का टॉपिक हमारा समास एक अव्ययी भाव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इसे आप किताब वगैरह में पढ़ेंगे तो आप बहुत उलझ जाएंगे, और जिस चीज़ को मैंने लिख कर इतना मेहनत किया, इस चीज़ को अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ सेव हो जाएंगी। जैसे लिखा है तत्पुरुष समास, कभी पूछे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तो हम बताएंगे, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा पद, उत्तर, यानी जो पीछे का पद होता है बच्चों उसे कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं, उत्तर पद। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद होता है वो गौण होता है। क्या होता है, गौण, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी पूर्व पद प्रधान होगा और पूर्व पद क्या होगा, गौण होगा, और उत्तर पद प्रधान होगा, तो उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि हमारा उत्तर पद क्या है, प्रधान हो, और पूर्व पद क्या हो, गौण हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इतना आसान नहीं पढ़ना और समझना, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको, कहा गया है विग्रह में जो कारक प्रकट होते हैं उसे ही कारक वाला समास कहते हैं। यानी कभी भी कोई सामासिक पद होगा, जब उसको तोड़ोगे आप तो उसमें जो कारक चिन्ह आएंगे, उस कारक चिन्हों की वजह से आप उसे जान सकते हो कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे लिखा है यहाँ पर, व्यक्तियों के नाम
व्याख्यानों के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रयुक्त होते हैं, यानी विभक्ति जो होते हैं, विभक्ति और वचन आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, संबोधन, अधिकरण, ऐसे ऐसे जो होते हैं उसे कहते हैं क्या, विभक्ति कारक। तो कारक चिन्हों की पहचान की वजह से हम इस तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। तो पहले तो आप कारक चिन्ह विभक्तियां पहचानो। कर्ता कारक, कौन सा कारक, कर्ता कारक। दूसरा कौन सा होता है, करण कारक। फिर होता है संप्रदान कारक, फिर होता है अपादान कारक, फिर होता है संबंध कारक, फिर होता है अधिकरण कारक। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है, आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता ने, यहाँ कर्म होगा, क्या हो गया, कर्म। तो कर्म करण, कौन सा कारण, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कर्म होगा, सॉरी। तो यहाँ पर होगा कर्म, तो हम कहेंगे कर्म कारण। गिराह कट, गिराह कट का मतलब क्या होता है, इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो पाएंगे गिरह को काटने वाला। तो इसमें देखो को वर्ड आया है, इस को शब्द या विभक्ति वचन है और ये कारक चिन्ह है, और इसी कारक चिन्ह की वजह से हम जानेंगे कि हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा है करण कारक। कारक का उदाहरण है मन चाहा। तो मन चाहा को अगर आप समास विग्रह करोगे तो पाओगे मन से चाहने वाला। तो ये से क्या है, ये हमारा कारक चिन्ह है। किसका कारक चिन्ह है, करण से। करण से, कर्ता ने आता है, कर्म के साथ को आता है, करण के साथ से आता है, संप्रदान के साथ के लिए आता है, अपादान के साथ भी से आता है लेकिन किसी से अलग होने के लिए, और संबंध के साथ का की के आता है, और अधिकरण के साथ में पेपर आता है। तो यहाँ पर लिखा है कर्म कारण, कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान को है, गिरह को काटने वाला, हमने इसको क्या किया, समास विग्रह किया तो यानी को पाया। फिर आगे भैया है करण कारक। इसमें देखो लिखा है मन चाहा। तो मन चाहा मीन्स क्या होता है, मन से चाहने वाला। तो से क्या है, ये आपका करण का कारक चिन्ह है। तो अगर मनचाहा आएगा, पूछेगा कौन सा समास है, तो जब इसको समास विग्रह करोगे तो आप पाओगे मन से चाहने वाला। तो से वर्ड आएगा करण कारक में, तो कहोगे करण तत्पुरुष समास है। फिर संप्रदान कारक को पहचानो, रसोई घर तोड़ोगे तो क्या पाओगे, रसोई के लिए घर, और के लिए कहाँ आता है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान को कैसे पहचानोगे, देश निकाला, इसको तोड़ो तो पाओगे देश से निकाला, और से कहाँ है, से आपका तो एक आपका करण कारक में है और एक आपका अपादान में है। लेकिन जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो वहाँ पर से शब्द आएगा तो आपका अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर देखो देश से निकालने की बात हो रही है, तो इस वजह से ये क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है। आगे है संबंध कारक। गंगा जल, तो गंगा को तोड़ेंगे तो बनेगा गंगा का जल। तो का की कहाँ आता है, संबंध में आता है। तो का आपका संबंध कारक है, इस वजह से यह क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। आगे है अधिकरण, क्या है बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण को अगर हम तोड़ेंगे तो पाएंगे नगरवास, नगर में वास, कहाँ पे वास, नगर में वास। तो इसका मतलब क्या है, में कहाँ आया है, में पेपर अधिकरण कारक में आता है, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अभी तक हमने पढ़ा अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। आगे हम बढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कर्मधारय समास। कहा गया बच्चों कर्मधारय समास, कौन सा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कैसे पहचानोगे, यहाँ पर डिफिनेशन है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो, उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब क्या, पीछे वाला जो पद होता है वो अगर प्रधान हो, और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध हो। ये विशेषण किसे कहते हैं और विशेष कहते हैं, इसको ध्यान से समझो। आपने अलंकार पढ़ा होगा तो उसमें टॉपिक आता है, उपमेय वर्ड आता है और उपमान आता है। तो उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय माने होता है विशेष, यानी जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं, विशेषण को, यानी जिस वस्तु से तुलना की जाएगी उसे विशेषण कहेंगे। अगर उपमेय उपमान या इसी को हम विशेष विशेषण कहते हैं, दोनों का संबंध एक दूसरे से होता है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे ध्यान से समझो, समझ नहीं पाए होगे आप, उपमेय क्या चीज़ है, पहले उपमान, दोनों को समझो। उपमेय जो वर्ड होता है भैया, इसे उपमेय को ही विशेष कहते हैं, और उपमान जो शब्द होता है भैया, इसे ही विशेषण कहते हैं। यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु की तुलना जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कहा गया हरिपद कोमल, कमल से, तो हरि के जो पैर हैं, तो पैर क्या है, उपमेय है, और कमल से तुलना की जा रही है तो कमल क्या है, उपमान है। तो अब आप समझ गए होगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है,
जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेषी अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे एग्जाम्पल में चंद्रमुख, इसको हमने तोड़ा तो पाया क्या, चंद्रमा जैसा मुख। किसका मुख, चंद्रमा जैसा मुख। फिर पाया देह लता, तो तोड़ा पाया क्या, लता जैसी देह। किसकी जैसी देह, लता जैसी देह। नील कमल, तो नील कमल को क्या कहेंगे, नीला कमल। कौन सा कमल, नीला कमल। सज्जन, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति, तो अच्छे विचारों वाला जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहेंगे, सज्जन कहेंगे। कमल नयन, तो कमल के समान नेत्र वाला। तो ये क्या है, अपना कर्मधारय है। कर्मधारय में हम याद रखेंगे कि हमारा उत्तर पद जो है बच्चों ये प्रधान है और पूर्व पद क्या है, पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण विशेष यानी उपमेय उपमान का संबंध स्थापित करेगा, तो इसे ही हम कहेंगे कर्मधारय समास। अब हमारे बचे हुए जो समास है उसके बारे में देखते हैं। हमारा अभी अभी हुआ अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास और अभी हो गया कर्मधारय। अब बचे हैं बहुब्रीहि समास और द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो बिना देर किए देखते हैं बहुब्रीहि, द्विग और द्वंद्व समास। द्विग समास किसे कहते हैं, लिखा है द्विग समास। द्विग समास किसे कहते हैं, लिखा है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक यानी जो पहले आगे वाला शब्द होगा अगर वो संख्यावाचक होगा और उससे विशेषण हो, यानी उसमें क्या हो, विशेषण यानी उसकी सी विशेषता बताई जा रही हो, यानी पहला शब्द संख्यावाचक हो और वह विशेषण हो, तो उसे ही हम द्विग समास कहते हैं। इसके समूह अथवा समाहार का बोध होता है। कोई समूह के बारे में बात की जाएगी या कोई समाहार होगा और पहला पद संख्यावाचक होगा तो उसे ही हम द्विग समास कहेंगे। जैसे नौ ग्रह, तो नौ, नौ क्या है, संख्या है। नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। नवरात्र, नौ रातों का समूह। चौमासा, चार माहों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। तो इसमें देखो नौ संख्या आया है, तीन संख्या आया है, नौ संख्या आया है, चार संख्या आया है और आठ संख्या आया है और सबके पीछे क्या है, समूह आया है। इस वजह से क्या है, द्विग समास है। अब बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। तो चलो बड़े बच्चों देखते हैं द्वंद्व समास। लिखा है द्वंद्व समास। द्वंद्व में होता है झगड़ा करना। जब आप ध्यान देंगे कहते हैं दुख द्वंद्व, द्वंद्व में झगड़ा करना। ऐसे ही भावार्थ आपको समझ में आ रहा होगा द्वंद्व समास। मैंने यहाँ लिखा भी है, कहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो और दूसरो। और झगड़ा कब होता है, जब कोई व्यक्ति झुकना नहीं चाहेगा, दोनों टाइट रहेंगे, हम मारब तो का, तू मारा हमका। तो जब दोनों टाइट रहेंगे झगड़ा हो ही जाएगा। तो कहा गया जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि लगता है, यानी अगर समास विग्रह करोगे दोनों को तो और अर्थ आएगा या अर्थ आएगा। और अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, या वह द्वंद्व समास कहलाता है। योजक चिन्ह दोनों के बीच में आएगा, ये पहचान है। जैसे देखो लिखा है पाप पुण्य। अब पाप पुण्य को तोड़ोगे तो पाप क्या पाओगे, पाप और पुण्य पाओगे। आगे लिखा है सीता राम, तो सीता और राम। ऊंच नीच, तो कहेंगे ऊंच या नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा कोटा, खरा या कोटा। तो या वर्ड आए या और वर्ड आए, अगर इसको तोड़ेंगे तो हम पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। तो ये था हमारा प्यारा सा समास का टॉपिक। इसमें एक टॉपिक है बहुब्रीहि समास। इसको मैं आपको मुंजबानी बता रहा हूँ और आप ऐसे सुनो और ध्यान से सुन करके मुझे कमेंट करो कि क्या आप पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास जो होता है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, बहुब्रीहि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, एक पद पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। और न तो उत्तर पद प्रधान होगा और न ही पूर्व पद प्रधान होगा, बल्कि तीसरा पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा, तीसरा। यानी कि न तो आपका पूर्व पद पहला पद प्रधान होगा और ना ही आपको दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि जो तीसरा पद होगा वही प्रधान होगा। वो क्या होगा बच्चों, प्रधान। अगर तीसरा पद प्रधान है तो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जैसे कहते हैं नीलकंठ, तो नील में नील क्या है, नीला पूर्व पद है। अकंठ क्या है, उत्तर पद है। तो न नील प्रधान है न कंठ प्रधान है। हमें तीसरा अर्थ मिलेगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, भगवान शंकर। ऐसे आया पीताम्बर में कौन सा समास है, तो न पीत माने पीला प्रधान है, न ताम्बर में वस्त्र प्रधान है। तो पीला वस्त्र कौन पहनता है, भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण कौन है, प्रधान है। तो जिसमें तीसरा पद प्रधान होगा, न ही पूर्व पद प्रधान हो न ही उत्तर पद प्रधान, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, उसे ही हम बहुब्रीहि समास करते हैं। तो ये था समास का टॉपिक।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना मत भूलिए, जिस चैनल का नाम है मनीष की वीडियो। और ये रहा मेरा नंबर। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो मुझसे व्हाट्सएप से या कॉल पे भी बात कर सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो कृपया करके अपने कमेंट को ज़रूर दीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। और जिस भी टॉपिक को आपको ना आ रहा हो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूँगा। यदि वीडियो में कहीं कोई गलतियाँ हुई हों, कोई अभिभावक बंधु देख रहे हैं वीडियो, या कोई प्रधानाचार्य देख रहे हो, या हमसे कोई बड़े व्यक्ति देख रहे हो, तो उनसे मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और हमारे प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। जीवन में आप ऐसे ही विकास करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।